बच्चों लोग हम लोग H2O2 का वॉल्यूम से निकालना सीख चुके हैं, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन में, ठीक है। तो ध्यान देना इस सेशन में अपना फोकस रहेगा एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, तो पहले हम लोग कवर करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। एसिड एंड बेस टाइट्रेशन, तो ध्यान ना इसका दो पार्ट होता है, इस टाइट्रेशन का दो पार्ट होता है। दो पार्ट क्या होता है, एक होता है कि विदाउट इंडिकेटर, तो विदाउट इंडिकेटर बहुत आसान है, ये तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। विदाउट इंडिकेटर में सिंपली क्या करना है, दो एसिड बेस दिया रहेगा तो दोनों का अमाउंट को मैच करना आपको। विदाउट इंडिकेटर में सिंपली क्या करना है, दोनों का इक्विवेलेंट्स को क्या करना, मैच करना आपको, ठीक है। यानी एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कब एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी हम टाइट्रेशन का मोटो क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन कब अचीव हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीटली कब अचीव होने वाला है, तो इसको हमको फाइंड करना होता है। न्यूट्रलाइजेशन 100% न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, यानी जब एसिड बेस का रिएक्शन फुल्ली क्या होगा, कंप्लीट होगा, यानी रिएक्शन कंप्लीशन, हम बात कर रहे हैं रिएक्शन कंप्लीशन का, ठीक। तो इसमें सिंपली बोला गया इसका कंडीशन क्या होता है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल होना चाहिए इक्विवेलेंट ऑफ बेस के, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। या फिर बोला गया है मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो बस इस कंडीशन का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल वाला केस। तो हमको सीखना है कि इंडिकेटर में आखिर क्या होता क्या है। तो अगला अगला पॉइंट अगला जो फोकस रहेगा विथ इंडिकेटर कैसे करते हैं। तो इंडिकेटर जो यूज करेंगे तो उसमें कभी कभी रिएक्शन होता है, स्टेप वाइज हमको देखना पड़ता है। तो विथ इंडिकेटर, तो हमको इंडिकेटर का यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एसिड एंड बेस टाइट्रेशन यूजिंग इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है, तो इंडिकेटर हमको बताता है, इंडिकेटर बेसिकली हमको इन्फॉर्मेशन देता है। गिव, या फिर इंडिकेटर जो होता है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इक्विवेलेंस पॉइंट यानी इक्विवेलेंस पॉइंट by changing its color, यानी इंडिकेटर अपना कलर जब चेंज करेगा तो उसके थ्रू बताएगा कि रेशन कहाँ पहुंचा है। तो होता क्या है, आप रेशन कर रहे हो तो रेशन के कहाँ पहुंचा आप बता नहीं सकते हो, तो इंडिकेटर को हेल्प करेगा अपना कलर को चेंज करके। जब इंडिकेटर कलर चेंज करेगा तो आप बता पाओगे रेशन हाँ यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। तो रेशन का जो पॉइंट है उसको पहचानने के लिए हमको इंडिकेटर का यूज करना पड़ता है, ठीक। अब ध्यान दोगे, आगे बढ़ने से पहले समझ में आना चाहिए कि आपका जो आप जब लैब में जब भी कोई भी टाइट्रेशन करते हो तो आपका इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि आप में एक ह्यूमन एरर पॉसिबल है। तो ह्यूमन एरर पॉसिबल का मतलब होता है जब भी आप टाइट्रेशन करते हो तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते हो, जब भी आप टाइट्रेशन करते हो तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। नीचे कॉनिकल फ्लास्क होता है, ठीक है, और ऊपर में एक ब्यूरेट होता है। तो ऐसा कुछ टाइट्रेशन जब करते हैं ना ऐसा होता है। लैब में जब जाओगे तो ध्यान देना नीचे में कॉनिकल फ्लास्क एक होता है और ऊपर में एक ब्यूरेट होता है जिसे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। तो नीचे मान लेते हैं कि हम ए लिए हुए हैं और ऊपर से हम बी ऐड कर रहे हैं, तो बी को ऐड करते हैं हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि रेशियो मेरा कब पूरा होगा। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि अब चूंकि फिजिकल सेटअप है तो हमसे अब जब ध्यान देना जब रेशियो पूरा होगा तो क्या होगा, एक कलर का चेंज होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में जो ए लिया हुआ एक्सेस में होता है और जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप बी ऐड कर रहे हैं, बी क्या लिमिटिंग की तरह काम कर रहा है।
बी इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, एंड जो ऊपर हम ब्यूरेट में लेते हैं वो होता लिमिटिंग, की तरह काम करेगा। नीचे ए जो ए होगा वो होगा एक्सेस की तरह। तो बी का जब तक ड्रॉप जाएगा तो एक साथ रेट करेगा। एक पॉइंट ऐसा होगा जब जो ए होगा फुली रेट कर जाएगा बी के साथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि अपना इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है कि जब आपका 100% ए रेट कर जाता है बी से, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ बी को तो अपने बी को हम तो कितना डाल सकते हैं ना, तो बोला है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ बी कितना चाहिए ए को खत्म करने के लिए, यानी ए को फुली रेट करने के लिए बी का मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। बी का ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि जस्ट ए को खत्म करने के लिए बी का जितना अमाउंट चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान देना, इक्विवेलेंस पॉइंट पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होता है, लेकिन ध्यान देना इंडिकेटर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो इंडिकेटर का एक पीएच रेंज बताया हुआ है। तो जो कॉमनली यूज होता है इंडिकेटर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम इंडिकेटर्स, यहाँ बस रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो कॉमनली कुछ यूज किया था इंडिकेटर्स के बारे में बता रहा हूँ, जो कॉमन यूज होता है, ध्यान देना। तो सबसे कॉमन यूज इंडिकेटर होता है फिनोप्थिलीन, पीएच, ठीक है। तो पीएच का जो फिनोप्थिलीन का जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक अगर मीडियम एसिडिक होगा तो ये होता है कलर, इसका कलर होता है कलरलेस, ठीक है। तो आपको दोनों मीडियम से कलर पता होना चाहिए, ठीक। तो मीडियम अगर एसिडिक हो तो फिनोप्थिलीन होता है कलरलेस, यानी, और मीडियम बेसिक हुआ तो क्या होगा, पिंक कलर। ध्यान, ऐसा बोला गया है कि पीएच अगर 8 से कम होगा, अगर पीएच 8 से कम होगा तो सिस्टम होता है कलरलेस। बोला कि 8.2 बोला गया है, बट हम उसको 8 मान रहे हैं, राउंड ऑफ फिगर कर रहे हैं। और पीएच 10 से ज़्यादा होगा तो उसका कलर होता है पिंक होता है। तो यही ध्यान देना कि 8 से कम में सिस्टम होता है कलरलेस, और 10 से ज़्यादा होता होगा पिंक कलर का, और बीच में होता है ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है। ये हो गया फिनोप्थिलीन के लिए। सिमिलरली अगर हम मिथाइल ऑरेंज का बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज होता है, अगर पीएच 3.2 से कम रहेगा तो रेड रहेगा, और पीएच 4.4 से होगा तो क्या होगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, तो 3.2 भी एसिडिक पीएच रेंज है और 4.4 भी एसिडिक ही है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि एसिडिक में होगा इसका पीएच होगा, इसका कलर होगा रेड, और बेसिक में होगा येलो। मतलब 4.4 के ऊपर तो बेसिक है ना, अगर बेसिक 7 के बाद बेसिक होता है तो 4.4 के बाद तो येलो हो चुका है, तो बेसिक मीडियम में कलर क्या रहेगा, येलो ही रहेगा। और एसिडिक मीडियम का जो कलर होता है तो 4.4 तक एसिडिक में येलो होगा, लेकिन अगर 4 से 3.2 चला जाएगा या उससे कम हो जाएगा पी तो रेड होगा। तो आपको जनरली कॉमन जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे तो हम बोलेंगे कि एसिडिक मीडियम में इसका कलर होगा रेड और बेसिक में होगा येलो। क्यों ऐसा बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्दो दोनों पीएच रेंज एसिडिक है, फिर भी हम ऐसा बोले हैं कि बेसिक में होगा कलर येलो और एसिडिक में होगा रेड, ये ध्यान देना। सिमिलरली बात करते हैं मिथाइल रेड का, तो उसका भी होगा एसिडिक उसका पीएच रेंज होता है 4.8 से 8.6 तक, 4.8 से 6 तक। तो 4.8 से अगर पीएच कम होगा तो रेड कलर शो करता है, और 6 के बाद क्या होगा, येलो कलर। तो हम क्या बोलेंगे कि बेसिक मीडियम में इसका कलर होगा येलो होगा, और एसिडिक में क्या कलर होगा, रेड कलर होगा। अब ऐसा हम बोल क्यों रहे, ध्यान देना। तो आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलना आपके सामने। जब टाइट्रेशन करते हैं ना, तो टाइट्रेशन करते हैं जब इक्विवेलेंस पॉइंट के पास होते हो ना, ड्यूरिंग टाइट्रेशन अगर आप इक्विवेलेंस पॉइंट के पास में हो तो आपका पीएच में एक शार्प जंप होता है, यानी रैपिड चेंज होता है, ठीक है। तो एक टर्म हम लिख दे रहे हैं, पीएच चेंजेज वेरी रैपिडली नियर इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी वहाँ पे जंप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के पास पहुँचोगे तो पीएच में जंप बहुत फास्ट होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो ध्यान, मान लेते हैं कि आपका नीचे में एक कोनिकल फ्लास्क लिया हुआ है। इस कोनिकल फ्लास्क में हम ले रहे हैं 25 ml एसिड ले रहे हैं 0.1 मोलर, ठीक है, ये हम ले लिए, ठीक। तो अभी इसका पीएच निकालोगे, चूंकि मोलरिटी 0.1 है तो इसका पीएच होगा 1 आएगा, पीएच क्या होगा, 1 होगा। तो अभी सिस्टम का पीएच 1 है। ऊपर से एक ब्यूरेट से हम लोग बेस डाल रहे हैं, ऊपर ब्यूरेट है उसमें 0.1 मोलर बेस लिया हुआ है NOH, वहाँ से उसको हम ड्रॉप डालेंगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ध्यान देना। तो आपको पता है कि न्यूट्रलाइज होने के लिए दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए। तो नीचे 2.5 है तो ऊपर भी 2.5, अगर नीचे का इक्विवेलेंट कितना अभी दिखा है, मिली इक्विवेलेंट कितना है पर नीचे का एसिड का, एसिड का मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 25 × 0.1 × 2.5 मिली इक्विवेलेंट है।
बेस को भी सेम होना चाहिए ना, अगर न्यूट्रलाइजेशन करना तो बेस का भी इक्वलेंट क्या होना चाहिए, तो बेस का वॉल्यूम कितना यूज होगा, तो 0.1 इंटू वॉल्यूम भी अगर यूज करते हैं तो दिस मस्ट इक्वल टू 2.5, यानी एसिड के मिलीग्राम के बराबर होना चाहिए, तो इससे वॉल्यूम निकल कर जाएगा 25, यानी आपको बेस का वॉल्यूम 25 ml यूज करना पड़ेगा न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, यानी आपको NH कितना ऐड करना पड़ेगा 25, तो ऊपर आप ब्यूरेट यूज कर रहे हो तो 25 मिली ml आपको डालना है, लेकिन क्या है क्योंकि आपका आंख यानी आई जो होता उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता नहीं है आपका जो विजन, ठीक है, प्लस क्या होता है कि जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो ब्यूरेट में एक मिनिस्कस फॉलो करता है, यानी इन्वर्टेड इससे आपका मिनिस्कस फॉलो करता है, ठीक है, तो वॉल्यूम को मेजर आप करेक्टली कर नहीं पाते हो, मतलब वॉल्यूम को करेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं मान लिया है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि आप एक ड्रॉप का एरर कर सकते हो, मतलब आपका जो है 1 ड्रॉप का आप एरर कर सकते हो, मतलब आपको वॉल्यूम 1 ड्रॉप error is permissible, error is permissible, परमिसिबल यानी उसका परमिशन 1 ड्रॉप एरर इज पॉसिबल, ठीक है, तो आप को भी हो आप कितना भी एक्यूरेट रहोगे तो हम एज्यूम करें कि आपसे 1 ड्रॉप का एरर तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, यानी आपको ड्रॉप डालना था, देखो हम एज्यूम करें कि 1 ड्रॉप एरर का जो वॉल्यूम है इसको बता दे रहे हैं, तो हम एज्यूम करें इसका वॉल्यूम को मारे 1 ड्रॉप के वॉल्यूम का एरर 1 ड्रॉप के का वॉल्यूम मान रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप हम एज्यूम कर रहे हैं 0.1 ml, ठीक है, यानी एक ड्रॉप में 0.1 ml का वॉल्यूम हो सकता है, तो अगर 25 ml डालना होगा, अगर आपको 25 ml डालना होगा तो इसका मतलब कितना ड्रॉप डालना पड़ेगा, तो ड्रॉप डालना पड़ेगा 250 ड्रॉप डालना पड़ेगा, तो हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि आप 250 ड्रॉप से एक ड्रॉप कम भी डाल सकते हो, ज़्यादा डाल सकते हो, यानी 250 ड्रॉप आप डाल रहे हो तो आपको इतना ड्रॉप डालना था, लेकिन आप ड्रॉप एक ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है, तो एक ड्रॉप का एरर पॉसिबल है, इसका मतलब है कि 20 हम वॉल्यूम ऑफ बेस को 25 डालना था मेरे को, तो आप 24.9 भी डाल सकते हो, यानी एक ड्रॉप कम डाल सकते हो, या एक ड्रॉप आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, यानी ये तीनों केस सेमी केस है, ये तीनों केस को हम सेमी केस बोले, यानी आप यहाँ डालो, इतना डालो, इतना डालो, ये तीनों केस सेम रहेगा, यानी हम तीनों को सलाह नहीं बोलेंगे, ये तीनों के सेम रहेगा। अब ध्यान ना, अगर आप एक ड्रॉप ज़्यादा डालते हो या एक ड्रॉप कम डालते हो, यानी बस आप एक ड्रॉप का डिफरेंस देखो, और अगर पीएच में चेंज देखना, आपका पीएच में चेंज देखना, तो यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन करके हम दिखा दिए हैं, आप घर पे कैलकुलेशन करके देख सकते हो, सर रीचेक कर लेना, ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, तो कैलकुलेशन जो किया उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ध्यान ना कि अगर अगर आप वॉल्यूम ऑफ बेस को, यानी बेस का वॉल्यूम ऊपर डाल रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ बेस अगर 0 होता ना, तो उस टाइम पीएच कितना होता सिस्टम का, तो पीएच होता 1, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बेस जब 24.9 ml डालोगे उस समय जो पीएच होगा सिस्टम का, वो पीएच होगा 3.7, निकाला गया है तो 3.7 आया था, ठीक है, और जब वॉल्यूम 25 डाले तो पीएच हो गया 7, ठीक है, और वॉल्यूम जब 25.1 डाले तो पीएच हो जाएगा कितना, ऑलमोस्ट 10.3, ऑलमोस्ट 10.3, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इक्वलेंस 0.25 पे था, उससे एक ड्रॉप कम और एक ड्रॉप ज़्यादा, ये सारा सिचुएशन सेम सिचुएशन है, इसको आप अलग नहीं बोल सकते हो, ये सारा सिचुएशन है का मतलब है कि सारे सिचुएशन में आपका रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ध्यान देना इस नियर अबाउट पीएच में देखोगे 3.7 से लेके 10.3 तक जंप किया है, यानी बस 1 ड्रॉप का डिफरेंस है, पीएच में चेंज देखो कितना रैपिड हो रहा है, यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि इसका एक इक्विवेलेंस पॉइंट अगर बोला जाए इस सिस्टम का, यानी स्ट्रॉन्ग से जो हम पीएच इक्विवेलेंस पॉइंट का बात कर रहे हैं, इसको अब कोई बोलेगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच 3.7 तो भी सही है, कोई बोलेगा नहीं इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच 7 तो भी सही है, कोई बोलेगा इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच 10.3 तो भी सही है, यानी जो इक्विवेलेंस पॉइंट है इसको यहाँ बोला भी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इन सारे पॉइंट पे रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, आइडियली तो 7 पे खत्म होगा, बट हम क्या बोलेंगे 3.7 पे रिएक्शन खत्म हो चुका ऑलमोस्ट, तो 10.3 पीएच भी रिएक्शन क्या ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ड्यूरेशन एक ड्रॉप का एरर पॉसिबल है, उस एरर में ही पीएच का बहुत बड़ा जंप होता है, यानी हम अगर बोलेंगे तो इसका इक्विवेलेंस पॉइंट 7 होना चाहिए था डेली, बट 3.7 भी चलेगा, 10.3 भी चलेगा, इस इतना क्लियर बच चलो आपको या नहीं, सर बस मैं कि हाँ ठीक है,
तो आपको इसको रियलाइज करना पड़ेगा कि पीएच हम इक्विवेलेंस पॉइंट 7 पे है, लेकिन पीएच 3.7 रहेगा तभी मेरा इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये समझ में आ चुका है तो आगे इसका यूज क्या करेंगे हम लोग। ध्यान ना, सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर पे। तो अगर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस का अगर अगर करें, यानी अगर आप कोनिकल फ्लास्क, ये मतलब जिसको कोनिकल फ्लास्क में रखे हुए हैं, और कोनिकल फ्लास्क में ए रखा हुआ है और जो ब्यूरेट में ऊपर से हम ड्रॉप और ड्रॉप बी को ऐड कर रहे थे ना, तो नीचे अगर एसिड होगा और ऊपर बेस होगा, तो अगर इंडिकेटर हम लेंगे फिनोप्थिलीन, तो कलर चेंज कहाँ से कहाँ होता है, तो फिनोप्थिलीन का तो सिस्टम में चूंकि आप इंडिकेटर कहाँ डालते हो, इंडिकेटर आप डालते हो ए में, यानी ए में इंडिकेटर होता है। तो चूंकि बिगनिंग में मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में फिनोप्थिलीन क्या होता है, कलरलेस होता है। कहाँ तक कलरलेस होता है, टिल 8 तक। जैसे अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली रिएक्शन फिनोप्थिलीन कलर कब चेंज करेगा, जब बेसिक में पहुंचेगा। तो आपको पता है कि रिएक्शन कंप्रेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि 10.3 पे भी रिएक्शन तो कंप्रेशन बोल सकता है ना। तो हम देखो आइडियली जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस का जो पीएच होता है 7 होना चाहिए, बट 7 में तो अगर 7 सोचोगे तो 7 में कलर चेंज होगा क्या, नहीं। फिनोप्थिलीन कलर चेक कब चेंज करेगा, 10.3 के बाद से चेंज करेगा, मतलब पिंक कलर का होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि फिनोप्थिलीन का जो कलर चेंज होता है 8.2 से लेकर 10 के बात होता है ना। इसको चेक कर लेते हैं कि फिनोप्थिलीन का कलर रेंज क्या क्या है। तो फिर का कलर पॉइंट होता है 10 होता है, यानी 8 से 10 के बीच में कलर चेंज शो करेगा ये ध्यान देना आपको है। तो 10 के बाद कलर चेंज पिंक होगा ना, 10 के बाद पिंक होगा। ठीक है, तो हाँ हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो मीडियम शुरू में, चूंकि अगर नीचे एसिड होगा तो शुरू में एसिडिक होगा, तो शुरू में एसिडिक क्या होगा, तो सिस्टम कलरलेस रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा बेस सिंपल सा इक्विवेलेंस पॉइंट से हल्का से इक्विवेलेंस पॉइंट 7 का पीएच 7 होता है, लेकिन तुम एक ड्रॉप एक्स्ट्रा बेस डालोगे तो तुम्हारा पीएच 10 से बड़ा हो जाएगा। जो पीएच 10 से बड़ा हो जाएगा मतलब तो इसको भी तुम इक्विवेलेंस पॉइंट बोल सकते हो। इक्विवेलेंस पॉइंट पे होगा क्या, तो ये पिंक कलर बन जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर रहे हो तो उसमें आप अगर फिनोप्थिलीन को लोगे इंडिकेटर तो काम कर सकता है, काम कर सकता है, यानी वो आपके इक्विवेलेंस पॉइंट को बता सकता है। यानी होना क्या चाहिए था कि इक्विवेलेंस पॉइंट के पास जहां पे मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट लाई करेगा वहीं पे मेरा इंडिकेटर का कलर चेंज होना चाहिए, वहीं पे मेरे इंडिकेटर का कलर चेंज होना चाहिए। तो वही वही मेरा बताया हुआ है कि फिनो आपका एसिड बेस का टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट 7 होना चाहिए था, बट हम क्या बोल रहे थे कि 10.3 को भी हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोल सकते हैं। 1 ड्रॉप ज़्यादा से कोई दिक्कत नहीं मेरे को है। तो 10.3 को अगर हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे तो ये जो पॉइंट है आपके फिनोप्थिलीन के कलर चेंज से मैच कर जाएगा। ठीक है, यानी इस टाइट्रेशन के लिए हम फिनोप्थिलीन को इंडिकेटर ले सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर का काम होता है कलर चेक को इंडिकेट करना। जिस पॉइंट पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा उसी पॉइंट पे इंडिकेटर का कलर चेंज होना चाहिए था। तो फिनोप्थिलीन को हम यूज कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक, कौन सा एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, कलर चेंज होगा, कलर से पिंक, क्योंकि नीचे में एसिड है ऊपर में बेस है। ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो ध्यान ना, मिथाइल आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट ध्यान देना आपका 3 से लेकर 10 तक के रेंज में इक्विवेलेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ऑलमोस्ट अभी सीखा ना। तो मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड ये भी देखोगे तो ये भी कलर चेंज कर लेता है कब, 4 के आसपास, 4 और 6 के आसपास। मिथाइल ऑरेंज आई थिंक 4 पॉइंट, मिथाइल ऑरेंज कब चेंज करता है अभी देख लेते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज ध्यान देना, तो मिथाइल ऑरेंज का जो चेंजिंग पॉइंट कहाँ पे, 3 से लेके, उसको आसान से याद करने के लिए उसको 3 से 4.5 कर ले, 3 to 4.5। इसको आसान करने के लिए उसको कर दे 4.5 से 6 तक। ठीक है, तो अब ध्यान देना, यानी अगर हम मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो भी क्या होगा, कलर चेंज हो चुका होगा। मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज कब होता है, 4.5 के आसपास। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि आपका जो इस एसिड बेस रिएक्शन का जो इक्विवेलेंस पॉइंट है 3 से 10 में कहीं भी हो सकता है। तो कहीं भी अगर इंडिकेटर इस रेंज में अगर कलर चेक को चेंज करेगा, इसका मतलब आपके इक्विवेलेंस पॉइंट के साथ वो एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। तो मिथाइल ऑरेंज जो होगा वो रेड से येलो में चेंज होगा खुद को, और मिथाइल रेड रेड भी रेड से येलो में चेंज होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका एसिड नीचे होगा और बेस ऊपर से आप ऐड करोगे। अगर उल्टा करता है यानी नीचे हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, यानी आपके कॉनिकल फ्लास्क में हम ले रहे हैं बेस ले रहे हैं, तो मीडियम शुरू में बेसिक हो गया, और ऊपर से हम एसिड ड्रॉप ऐड करेंगे। उस केस में क्या होगा, कह रहा फिनोप्थिलीन लोगे सिस्टम में, तो फिनोप्थिलीन का शुरू में चूंकि नीचे में बेस था उसमें फिनोप्थिलीन लोगे, तो बेसिक मीडियम में फिनोप्थिलीन का कलर क्या होगा, पिंक होगा। और जब न्यूट्रलाइजेशन होगा
तो न्यूट्रलाइजेशन का जो पीएच चेंज होगा वो 10 से लेकर 3 में कहीं भी हो सकता है। तो जैसे ही फिनोल्फिन कलर कब चेंज करेगा, 10 से नीचे आते हैं कलर चेंज करेगा, यानी 8 से नीचे जाएगा तो कलर चेंज कर लेता है। तो इसका रेंज अगर 8 से 10 होगा तो जैसे तो इस रेंज में कहीं भी अगर देखो 10 से 3 बीच रेंज में इसका इक्विवेलेंस पॉइंट लाइक करता है, ठीक है। तो फिनोल्फिन तो 8 पे कलर चेंज कर लेगा ना, तो इस इक्विवेलेंट इसका जो 8 होगा फिनोल्फिन का वो इस रेंज में लाइक करता है। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड का कितना होगा 6 होगा, मिथाइल ऑरेंज का कितना होगा 4.5 होगा। तो सबका सब इस पीएच जो होगा सब सारे का जो कलर चेंज का जो पीएच है वो इस इक्विवेलेंस पॉइंट के अंदर लाई कर रहा है। तो इन्हीं स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में हम इन तीनों में से कोई भी इंडिकेटर यूज करें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों का जो कलर चेंज होगा उस इक्विवेलेंस पॉइंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो मिथाइल अगर हम नीचे बेस लेंगे ऊपर एसिड लेंगे तो फिनोल्फिन का जो कलर चेंज होगा वो पिंक टू कलरलेस होगा। मिथाइल मेथाइलेट में क्या होगा येलो टू रेड होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। इसमें कोई दिक्कत हो चलो आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर हाँ बोलो बच्चा। डाउट है पूछ सकते बच्चा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इंडिकेटर कैसे काम करता है और इंडिकेटर क्या हम चॉइस क्या करते हैं। अब ध्यान देना, नॉर्मली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो जनरली हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा जो पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना आपको ये ध्यान देना है कि सोडियम कार्बोनेट का जो पीएच होता है ना, इसका पीएच होता है, इसका पीएच को आप 10 से आगे सोचोगे, इसका पीएच 10 से ज़्यादा होता है, सोच के चलना आपको है, ठीक है। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पीएच होता है उसका पीएच 8 से कम होता है, बेसिक होता है बट पीएच लेस देन इक्वल टू 8 बोलोगे आप, ठीक है। ये ध्यान रखना, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच कितना होगा लेस देन इक्वल टू 8 होगा, आपको ये ध्यान देना है। और आपका अगर NOH होगा तो स्ट्रॉन्गली सॉल्यूशन होता है, अगर ये सॉल्यूशन होगा तो इसका पीएच भी 10 से आगे होगा। पीएच क्या होगा 10 से आगे होगा, 10 से मतलब 10-11 इसका पीएच नियरली क्या आता है। तो अगर सॉल्यूशन अगर कंसनट्रेटेड होगा तो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा नियर अबाउट 14 होगा, नियर अबाउट क्या होगा 14 होगा, 13-14, ठीक है। 0.1 मोलर भी लेते हैं, NOH का 0.1 मोलर भी लेंगे तो पीएच होगा 13 हो जाएगा, पीएच कितना होगा 13 हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन होता है NOH का। ये पीएच रेंज जो हम सेट रखा, ठीक है। अब ध्यान ना, जब भी अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं हम। अगर मान लेते हैं कि आपके पास NOH है, NOH है, तो NOH के सॉल्यूशन में अगर तुम एसिड डालेगा, अगर एसिड ऐड करेगा, मान लो HCl ऐड किया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके इसके अगर मानते हैं इसका देखो इसमें हम कौन कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या बोले हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा, तो इसका रिएक्शन होगा NaCl प्लस H2O। रिएक्शन जब फुली कंप्लीट होगा तो ये होने वाला है, इसका पीएच क्या होगा 7 होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच क्या होगा 7 होगा। तो 7 को बताने के लिए हम कौन कौन से इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। इसके लिए आप फिनोप्थलीन यूज कर सकते हो, अप्लीकेबल इंडिकेटर, तो इसके लिए फिनोप्थलीन यूज करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिथाइल ऑरेंज भी चलेगा या मिथाइल रेड भी चलेगा, ये तीनों इंडिकेटर काम कर सकता है। सिमिलरली ध्यान देना, अगर आप यूज करते हो सोडियम कार्बोनेट में एसिड डालते हो तो इसमें रिएक्शन 2 टाइप में होता है, 2 पार्ट में होता है। तो पहले कन्वर्ट करेगा खुद को, ये करेगा, ध्यान देना इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। तो हम पहला पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें ध्यान देना इसमें सिस्टम कहाँ चला जाएगा, NaCl प्लस H2 प्लस CO2, ठीक है।
अगर एक कंप्लीट न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, और एक और तरीका है, एक सेकंड होता है कि पार्सली, इसका सेकंड मेथड हुआ, ये जाएगा इस फॉर्म में NaCO3, ठीक है। और इसका एक और स्टेप हो सकता है, यानी स्टेप बाय स्टेप कम बात कर रहा है, तो आपको ये ध्यान देना, इसी को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट है आपके लिए। जब आप सोडियम कार्बोनेट को में आप एसिड ऐड करोगे ना, तो इस पॉइंट का पीएच कितना है, इस पॉइंट का पीएच होता है, हम बोल रहे हैं 10 के से बड़ा होता है, और यहाँ का पीएच जो होता है वो 8 से छोटा होता है। तो यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक में अगर फिनोप्थलीन यूज करते हो, तो फिनोप्थलीन जो होगा यहाँ पे होगा पिंक कलर का, फिनोप्थलीन यहाँ पे होगा पिंक कलर का, और यहाँ पे हो जाएगा कलरलेस। यानी फिनोप्थलीन कलर इंडिकेटर यूज करोगे तो बस वो यहाँ तक जजमेंट दे सकता है आपको, उसके बाद जो हो रहा है उसके बाद का जजमेंट के लिए फिनोप्थलीन काम ही नहीं करेगा, कि जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है वैसे ही क्या फिनोप्थलीन कलरलेस हो चुका है। तो अब आगे यानी फिनोप्थलीन अगर आपका फिनोप्थलीन कलरलेस हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, आपका सिस्टम यहाँ पहुंच चुका है, उसके बाद फिनोप्थलीन का जो कलर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। यानी आप आगे तक अगर चले जाओगे तो ये अगला रिएक्शन भी अगर हो रहा है तो उसमें फिनोप्थलीन का कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब एसिड आप ऐड किए हो, लेकिन उस एसिड के एडिशन में जो चेंज हो रहा है उसको फिनोप्थलीन बता नहीं पा रहा है, ठीक है। तो फिनोप्थलीन बता के इसके बारे में पा रहा है, तो फिनोप्थलीन बता रहा है इसके बारे में से कि सोडियम कार्बोनेट से आप बाइकार्बोनेट जब मूव करोगे उसमें जितना आप एसिड यूज किए उसके अमाउंट को जज कर रहा है आपका फिनोप्थलीन, यानी बता रहा है कि आपका यहाँ सिस्टम यहाँ से पहुंचा हुआ है। उसके बाद जब फर्दर एसिड ऐड करो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि कलर चेंज तो इसका देखो, इस अगर सिस्टम न्यूट्रल हो रहा है तो पीएच जो आइडियल पीएच 7 है, बट ये 7 से ये 7 मतलब क्या होगा, ये 3 तक जा सकता है, क्योंकि एसिड का एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डालोगे, सिंपल सा बात है ना, कि आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो आइडियली ऊपर से आप एसिड डाल रहे हो, तो आप अगर ऊपर से एसिड ऐड करोगे तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंस पॉइंट है ये 7 है, लेकिन ऊपर से एसिड अगर एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल दी तो कहाँ चला जाएगा, 3 पे आ जाएगा, इट कैन 3 तक जा सकता है, और ऊपर का क्या होगा 10 तक रह सकता है। तो 10 से ज़्यादा, यानी जो 10 से 7 के रेंज में इसका इक्विवेलेंस पॉइंट लाई करेगा, जिसको जिसको कोई भी इंडिकेटर क्या होगा जज कर लेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले में। अगर हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो सोडियम कार्बोनेट से अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को स्टॉप करना है तो उसको जज करने के लिए फिनोप्थलीन काम करेगा, जेट काम कर लेगा, लेकिन अगर हमको जज करना है 3 पे जाना है यानी यहाँ पहुँचना है तो उसमें हमको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ जाएगा HCl, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा HCl एडिशन को आपका फिनोप्थलीन जो इंडिकेटर है उसको मार्क नहीं कर पाएगा। मतलब मेरे बोलने का सिंपल मतलब है, ध्यान देना कि अगर आपका सोडियम जो कार्बोनेट है, अगर फिनोप्थलीन अगर इंडिकेटर है तो इसका मतलब आपको सोचना है कि बस इसको यहाँ से यहाँ तक भेजने में तक ही को मैच कर पा रहा है। मतलब जब सोडियम कार्बोनेट आपके सोडियम बाइकार्बोनेट में जा रहा होगा उसके अमाउंट को बस ये जज कर पाएगा फिनोप्थलीन, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यहाँ भेजना है, उसको फुल यूटिलाइज करना है, तो इसमें यानी इस केस में यानी यहाँ पे मान लेते हैं अगर HCl ऐड कर रहे हैं, हम HCl ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जा सकता है और ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा फुल्ली। तो यहाँ पे आपका फिनोप्थलीन काम नहीं करेगा, यानी यहाँ पे जो अमाउंट होगा सिर्फ फिनोप्थलीन आप ऐड मत करना, ये मतलब फिनोप्थलीन इसको जज नहीं करता, फिनोप्थलीन बस जज करेगा कि यहाँ से यहाँ कितना जा रहा है। आपको इसको जज करना होगा, यानी यहाँ से यहाँ जज करना है तो आपको इंडिकेटर चेंज करना पड़ेगा। तो आप इंडिकेटर ऐड करोगे तो मिथाइल ऑरेंज ऐड करोगे या तो मिथाइल रेड ऐड करोगे, यानी मिथाइल ऑरेंज या रेड अगर इंडिकेटर में आप काम कर रहे हो तो आपका मतलब है सिस्टम को यहाँ से यहाँ भेज दिया हो, यानी इंडिकेटर यहाँ से यहाँ गया हुआ है रिएक्शन, ठीक है। और फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज किए हुए हैं मतलब आपका रिएक्शन यहाँ से यहाँ गया हुआ है। समटाइम क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट दिया रहेगा सिस्टम में, तो यहाँ से सिस्टम यहाँ भेजेगा, यानी फर्दर एसिड डालोगे तो इसको मेजर करने के लिए इंडिकेटर फिनोप्थलीन काम नहीं करेगा,
यहाँ पे इंडिकेटर फिनोल्फथालीन मत लेना, यहाँ पे इंडिकेटर होगा मिथाइल ऑरेंज या फिर मिथाइल रेड, तो यहाँ से आ जाएगा सिस्टम। ठीक है, इसको हम सम अप कर देना फिर से, ध्यान देना। यानी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके पास मान लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, और साथ में हम ऐड कर लेना, मान लेते हैं कि ठीक है सोडियम कार्बोनेट मान लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं इसमें अगर इसमें अगर इंडिकेटर लेंगे हम, एसिड ले लेते हैं एसिड, और इंडिकेटर लेते हैं फिनोल्फथालीन, तो मतलब आपको सोचना है कि सिस्टम यहाँ से आ गया हुआ है, बस इतना ही गया हुआ। यानी फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लेकर रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो जहाँ पे फिनोल्फथालीन कलर चेंज करेगा, मतलब क्या है उस पॉइंट में, मतलब क्या है कि आपको जो सोडियम कार्बोनेट होगा वो गया होगा सोडियम बाइकार्बोनेट में, यानी यहाँ पहुँचा होगा, ये ध्यान देना बस। ठीक है, सिमिलरली बात करें हम लोग कि अगर आप एसिड में ही, अगर यानी स्ट्रॉन्ग एसिड में ही अगर इंडिकेटर यूज करोगे मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, एमओ मिथाइल ऑरेंज या फिर मिथाइल रेड, इसका मतलब आपको सोचना है कि रिएक्शन क्या है यहाँ पे NaCl प्लस H2 प्लस CO2 में, यानी आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना। सिमिलरली और आपके पास दिया रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और आपको दिया रहेगा HCl में फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है, तो चूंकि ये ऑलरेडी इसका पीएच क्या है, इसका पीएच ऑलरेडी 8 से कम है ना, तो ऑलरेडी क्या होगा, ऑलरेडी इसका पीएच 8 से कम है, तो इसका जो फिनोल्फथालीन का जो पीएच वर्किंग रेंज होगा क्या है, 8 से 10 में कलर चेंज करता है। तो अगर 8 पीएच पे डालोगे तो एक क्या हो, एक कलरलेस होगा, तो ये अपने कलर को चेंज ही नहीं करेगा। यानी आप इस इंडिकेटर यूज करके आप रिएक्शन को की इक्विवेलेंस पॉइंट को जज नहीं कर पाओगे। यानी यहाँ पे अगर फिनोल्फथालीन लोगे तो आप तो कलर चेंज को देख रहे हो, तो ऑलरेडी सिस्टम कलरलेस है, तो इस रिएक्शन को आप जज नहीं कर पाओगे। यानी यहाँ पे करना नो रिएक्शन, यानी रिएक्शन तो हो रहा होगा, बट इंडिकेटर को देखोगे तो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग क्या है कि आप इंडिकेटर देख रहे हो तो सिस्टम ऑलरेडी कलरलेस है, तो आप रिएक्शन को जज नहीं कर पाओगे, रिएक्शन कहाँ पहुंचा है, तो आप इस इंडिकेटर को देख के आप कुछ सोच नहीं पाओगे। यानी फिनोल्फथालीन को लेके हम इस सिस्टम में डालेंगे तो मतलब मेरे लिए इक्विवेलेंट टू है नो रिएक्शन, हम रिएक्शन को सोच नहीं पा रहे रिएक्शन कहाँ पहुंचा है। ठीक है, मतलब यानी अगर फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, यानी इसका यहाँ पे जो पोजिशन हो रहा है NaCl प्लस H2O, इस प्रोसेस को जज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यानी हम सोचेंगे नो रिएक्शन, यानी रिएक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, अगर मिथाइल ऑरेंज दिया रहेगा आपके सिस्टम में, तो मिथाइल ऑरेंज इस और एसिल रहेगा, तो इस केस में जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है वो आपके न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को क्या करेगा, मैच करेगा। वो क्या करेगा, मैच करेगा। तो मिथाइल ऑरेंज वाले केस में सोडियम बाइकार्बोनेट में रिएक्शन क्या हो, ऑकर करेगा। अब यानी आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा मिथाइल ऑरेंज के कलर चेंज से मैच कर जाएगा। मिथाइल ऑरेंज हो या मिथाइल रेड हो, दोनों से मैच करेगा। यानी अगर इंडिकेटर दिया रहेगा तो मतलब रिएक्शन को यहाँ से आप पहुँचाना, रिएक्शन को यहाँ से आप पहुँचाना है। इतना दिमाग में सेट कर लो, ये सेट कर लो तो क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा। इस पेज का इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा है आपको कि सोडियम कार्बोनेट में अगर रहेगा तो अगर फिनोल्फथालीन लेंगे इंडिकेटर तो आपका सिस्टम यहाँ से यहाँ पहुँचता है, और मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड रहेगा तो सिस्टम यहाँ से आ जाएगा। सिमिलरली अगर सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं सिस्टम में, तो अगर HCl दिया रहेगा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और इंडिकेटर पीएच होगा तो बोलेंगे नो रिएक्शन, रिएक्शन कहाँ गया हम उसको जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर हम डालेंगे मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड इंडिकेटर होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को मैच कर जाएगा। यानी यहाँ पे रिएक्शन फुली, हम सोच सकते हैं कि रिएक्शन फुली न्यूट्रलाइज हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं मेरे से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलो मधु, कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं, ठीक है। बाकी प्रांत से मैं शरण्या, आशुतोष, नहीं, ठीक है। ध्यान देना, एक और चीज ध्यान देना, एक और चीज बस ऐड कर, लास्ट टाइम ऐड कर देना है। अगर मान लें अगर बस 3 चीज दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ सिस्टम में, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर इसमें हम एसिड डालें, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे HCl, तो सबसे न्यूट्रलाइजेशन को मतलब एसिड किसको न्यूट्रलाइज करेगा फर्स्ट, तो जो ज़्यादा बेसिक होगा। एसिड अटैक किस पर करता है, जो ज़्यादा बेसिक होगा। तो जो न्यूट्रलाइजेशन का जो ऑर्डर रहेगा
ऑर्डर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो सबसे पहले NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा सिस्टम, फिर सोडियम कार्बन कार्बन को न्यूट्रलाइज करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट करेगा। मतलब जो ज़्यादा बेसिक है उसको पहले न्यूट्रलाइज करेगा। अब ध्यान देना इस न्यूट्रलाइजेशन ऑर्डर में, ध्यान देना कि सिस्टम कैसे मूव करेगा, ध्यान देना। तो आपका जो सोडियम जो NaOH है ये जाएगा NaCl में, सबसे पहला काम ये होगा, सबसे पहला काम ये होगा, ठीक है। सोडियम जो कार्बोनेट है वो पहले जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट में, और ये जो है ये भी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ये ऑलरेडी ये भी यहाँ मौजूद रहेगा, तो दोनों यहाँ पे बाइकार्बोनेट ऐड हो जाएगा। अब दोनों मिलके जाएगा NaCl में। इन्हें स्टेप बाय स्टेप काम करना सोचना आपको। रिएक्शन ऐसे चलता है, रिएक्शन ऐसे चलता है, रिएक्शन ऐसे चलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो NaCl लास्ट में क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा, लास्ट में क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आपके पहले एडवांस में आता था, लेकिन इस साल नीट JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टॉपिक पे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता था JEE में, लेकिन इस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, सो क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आप थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान रखो, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का मान लेते हैं कि B अमाउंट है, अमाउंट क्या है, B है, और सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट A है, ठीक है। अमाउंट क्या है, A लिया हुआ है, ठीक। तो आपको बोला क्या गया है कि अगर मान लेते हैं कि हम x ml यूज करें HCl को इन प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थिलीन, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि x ml यूज कर हम HCl को यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ध्यान देना कि अगर सोडियम, तो देखो सोडियम कार्बन जब न्यूट्रलाइज होता है तो पहले बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और फिर बनता है NaCl जाता है। तो इसका अमाउंट यहाँ x होगा, तो पहले यहाँ पे x बनेगा और फिर यहाँ पे x बनेगा, तो स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रलाइज होगा। तो ध्यान दे, अगर हम बोले कि फिनोप्थिलीन यूज किया और यहाँ पे XML HCl यूज किया, तो यहाँ पे जो XML HCl होगा वो B इसी रेट नहीं करेगा, मतलब इसी रेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से रेट नहीं करेगा, तो रेट किससे करेगा, रेट करेगा डायरेक्टली इससे, यानी जहाँ पे XML HCl है वो किस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आपके सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन से के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो सोडियम कार्बोनेट है उसको भेजेगा, रेट करके कहाँ भेजेगा, तो भेजेगा सोडियम बाइकार्बोनेट में, यानी यहाँ पर जो A था उसको डायरेक्टली मैं भेज दिए, यहाँ का जो B है उसमें रिएक्शन तो हुआ नहीं है, इस B को हम डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर कर सकता है, इस B को मैं डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। यानी पहले स्टेप में फिनोप्थिलीन में रिएक्शन में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यूज नहीं होगा, बस यूज कहाँ होगा, तो बस यूज होगा विद सोडियम कार्बोनेट होगा, और वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बाइकार्बोनेट, हो जाएगा बाइकार्बोनेट में जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो XML आप यूज किया एसिड है वो डायरेक्टली यूज हो रहा है, कंज्यूम कर रहा है इस सोडियम कार्बोनेट को कहाँ भेजने में, तो भेजने में सोडियम बाइकार्बोनेट भेजने में, और यहाँ पे अमाउंट A होगा तो इसका अमाउंट भी क्या बनेगा, A बनेगा, क्या बनेगा, A बनेगा, ठीक। अब ध्यान ना, यानी इस A अमाउंट को, इसके A अमाउंट को हम लिंक डायरेक्टली कर सकते हैं इस X से, इस X का यूज करके हम डायरेक्टली A निकाल सकते हैं, तो हम A निकालने के लिए इस X का यूज कर लेंगे। हमको B अगर निकालना तो क्या करेंगे, ध्यान देना अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में ध्यान देना, अगले स्टेप में चूंकि ये जो ए आया है कहाँ से आया है, ए आया है आपके सोडियम कार्बोनेट से आया हुआ है, यहाँ पे जो ए आया है, और ये जो है ये कहाँ से है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का पार्ट था, यानी ये बी है। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, अब इंडिकेटर यूज करेंगे मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज का यूज करके अगर हम HCl यूज करते हैं तो उस केस में ये पार्ट भी न्यूट्रलाइज करेगा, यानी ये भी जाएगा NaCl में और ये भी जाएगा NaCl में, यानी यहाँ पे जो तुम Y ML यूज करोगे इन दोनों में कंज्यूम करोगे, यानी आपके A और A प्लस B के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCl का जो हम Y ML यूज करेंगे वो कहीं ना कहीं इस B और A दोनों का समेशन होगा। तो हाँ ना, आपको पता है कि इस A को रेट करने के लिए हम ऑलरेडी यहाँ पे X यूज किए थे, ध्यान देना, यानी A का जो अमाउंट था, A का अमाउंट को हम X से लिंक कर चुके हैं, तो Y जो है Y कहीं ना कहीं आपको, यानी जो X है वो A को लिंक किया था, और Y जो लिंक करेगा वो A प्लस B को लिंक करेगा, A प्लस B को लिंक करेगा। तो अगर आपको B चाहिए तो B कैसे निकले, तो Y को X यानी X को Y से माइनस कर देना, यानी Y माइनस X आपको B दे देगा, मतलब ये लिंकेज बता रहा है आपको, इसका एप्लीकेशन बताएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो HCl का वॉल्यूम होगा उसमें Y यूज करो, तो Y मतलब दोनों जगह को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना,
अगर बी को लिंक करना तो ऑलरेडी ए को लिंक करने के लिए हम एक्स निकाल चुके हैं, यानी बोला गया स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पे, अगर इसको ध्यान देना कि अगर तुम ऐसे सोचो इस सोडियम कार्बोनेट को पहले भेज रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो यहाँ पर अगर ए एक्स यूज करेगा तो अगर फर्दर उसको न्यूट्रलाइज करोगे, उसको तुम फर्दर न्यूट्रलाइज करके भेजोगे NaCl में, तो वहाँ भी एसिल का अमाउंट एक्स यूज होगा। इसको यहाँ से यहाँ भेजने में भी अमाउंट एक्स ही आपका यूज होगा, क्योंकि आपका 2 एसिडिक एच था ना, तो पहले स्टेप में एसिडिक एच में एक्स यूज हुआ और सेकंड में क्या एक्स यूज होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी यहाँ पे एक्स यूज होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर वाले में अगर एक्स यूज कर लियो और यहाँ पे वाई यूज कर, तो वाई का मतलब वाई, इस वाई में कुछ अमाउंट इसको करेगा, कुछ अमाउंट इसको करेगा, तो इसके अमाउंट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी इसमें इसके पार्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड कितना यूज होगा, तो होगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि समझ आएगा आप लोग को। बच्चों लोग दिक्कत है कि मैं दोबारा रिपीट करूं इसको? थोड़ा दोबारा रिपीट करूंगा सर, y माइनस एक्स वाला थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। ठीक है, चलो मैं तो मिनिमाइज कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए पूरा एक बार में। ठीक है, देखो मैं बोल क्या रहा हूँ बच्चा ना, कि अगर मान लेते हैं कि आपका जो देखो सोडियम जो कार्बोनेट है उस 2 स्टेप में न्यूट्रलाइज हो रहा है। पहले स्टेप में क्या जा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट जा रहा है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि देखो 2 स्टेप न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ जाने में अगर इसका एसिड का अमाउंट एक्स यूज हो रहा है, तो अगर ये यहाँ से NaCl जाएगा तो भी उसका अमाउंट एक्स यूज करेगा एसिड का, क्योंकि देखो यहाँ पे अल्टीमेटली देखोगे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, इसमें एक H प्लस ऐड हो रहा है और अगले स्टेप में एक और H प्लस ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सोडियम कार्बोनेट को तुम यहाँ से यहाँ भेज के तुम एक्स यूज किए हो उसके न्यूट्रलाइजेशन में, तो इस बाइकार्बोनेट को भेजने में NaCl में भी आपको एक्स यूज करना पड़ेगा। इसको और भी सिंपली आप सोच सकते हो, ध्यान देना। और आप बैलेंस इक्वेशन यूज करो तो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स क्या होगा, NaCl प्लस NaHCO3। ठीक है, और जो NaCO3 है उसमें HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। दोनों स्टेप को आप ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आपका स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो यहाँ से यहाँ जाने में एसिल का अगर इसका अमाउंट अगर यहाँ से जाने में अगर एसिल, यहाँ देखो यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में अगर एसिल का अमाउंट अगर एक्स यूज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी आपका अमाउंट कितना होगा, एक्स ही यूज होगा। बैलेंस इक्वेशन बता रहा है आपको। ठीक है, और आपको डायरेक्टली अगर यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ जाना चाहते हो तो रेशो आपको वॉल्यूम 2s, तो वॉल्यूम ऑफ 2s यूज करोगे। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया मधु? ठीक है कृष्ण प्रिया? यस सर। ठीक है, तो ये तो वही पार्ट बोले कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप लीड कर रहे हैं तो यहाँ से अगर यहाँ में जितना वॉल्यूम यूज किए हैं एसिड का मतलब जितना अमाउंट यूज किए हैं इक्विवेलेंट, उतना ही इक्विवेलेंट यहाँ से यहाँ यूज करना पड़ेगा मेरे को यहाँ जाने में। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज यहाँ समझाया हुआ है कि अगर हम यहाँ से इस एसिड को यहाँ से यहाँ ले जाने में, यहाँ से इसको यहाँ ले जाने में जितना हम अगर एक्स अमाउंट यूज करेंगे तो इसका जो पार्ट यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है, इसको यहाँ से अगर यहाँ भेजना तो आपका एसिड का अमाउंट सेम यूज होगा। ठीक है, तो एक चीज आपको अप्रिशिएट करना है। तो यही बोला गया था कि अगर यहाँ पर अगर XML है तो यहाँ भी इसका एसिड का अमाउंट XML होगा। ठीक,
अब इसको फिर से समझ, तो यहाँ चीज लिखा हुआ है कि अगर हम एसिड कंपाउंड एक्स यूज कर रहे हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट से यहाँ भेजने के लिए एक्स यूज कर रहे हैं, तो हमको इसको यहाँ से यहाँ भेजने के लिए हमको एक्स यूज करना पड़ेगा, हमको एक्स यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे। तब क्या बोले कि आपका सिस्टम में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट था और सोडियम कार्बोनेट था, इसका बी अमाउंट था, इसका ए अमाउंट था, तो अगर हम फिनोल्फिन लेके रिएक्शन करेंगे तो इसमें इस पार्ट में कोई रिएक्शन नहीं होगा, बस रिएक्शन यहाँ होगा, और एक पार्ट कन्वर्ट कहाँ होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट होगा। इसका जो ए पार्ट था वो इसका ए मोल होगा, यानी ए अमाउंट होता है, यहाँ भी ए अमाउंट बनेगा, अमाउंट में कुछ नहीं होगा, अमाउंट ए ही बनेगा ना। ठीक है, तो जितना अमाउंट ए था उतना अमाउंट ए फॉर्म करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा। आपको दिख भी रहा होगा ना, आपको यहाँ भी अभी जस्ट दिख रहा होगा कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट अगर यहाँ, अगर सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे अगर ए होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट ए बनेगा, बैलेंस इक्वेशन देख लो यहाँ पे, अमाउंट सेम बनेगा, अमाउंट सेम बनेगा। ठीक है, अब ध्यान ना, तो अब जो फिनोल्फिन इंडिकेटर यूज करो तो सिस्टम में सोडियम बाइकार्बोनेट में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बट ये जो कार्बोनेट, ये जो आपका कार्बोनेट था वो चला गया बाइकार्बोनेट में, तो यहाँ पे आपका 2 बाइकार्बोनेट है, तो ये आया है यहाँ पे से, तो इसका अमाउंट बी था तो रीड तो किया नहीं, तो यहाँ पे बी अमाउंट बचा हुआ रहेगा सिस्टम में भी, और यहाँ अमाउंट ए था तो ये अमाउंट कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे ए अमाउंट बना हुआ है। ठीक, अब ध्यान देना कि अगर ये दोनों कन्वर्ट हो चुका है तो अब जो होगा, अब आपका जो यहाँ पे सोडियम ए बाइकार्बोनेट है तो पहले से जो अनरेटेड था इसका अमाउंट बी है, और यहाँ जो है ए कहाँ से है, ये आपके पास है सोडियम कार्बोनेट से आया हुआ है, तो इसका अमाउंट ए है। अब जो हम एसिड, अब हम मिथाइल ऑरेंज, अगर देखो अब अभी भी अगर बोलोगे कि हम इंडिकेटर यूज करेंगे फिनोल्फिन, तो फिनोल्फिन में क्या होगा, नो रिएक्शन, हमको पता ही चलेगा कि फिनोल्फिन सोडियम बाइकार्बोनेट के कलर चेंज को मैच नहीं करता, यानी इसका जो फिनोल्फिन का जो कलर चेंज है इसके इक्विवेलेंस पॉइंट को मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने पास फिनोल्फिन का ऑप्शन बचा ही नहीं, तो बचा क्या, मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो मिथाइल ऑरेंज इन दोनों को भेजेगा NaCl में, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मिथाइल ऑरेंज का यूज करके हम YML यूज किए हैं, इस Y में से कुछ पार्ट इसको जाएगा और कुछ पार्ट इसको जाएगा, तो आपको पता है कि जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट से जो अमाउंट आया है उसके लिए अमाउंट के लिए कितना यूज करना पड़ेगा, हम एक्स यूज करना पड़ेगा। तो हमको पता चल चुका है कि वहां पर अगर एक्स यूज किया तो यहाँ भी हमको एक्स यूज करना पड़ेगा, तो आपको YML यूज किया तो Y में से XML जाएगा इसमें, तो यहाँ के लिए कितना पार्ट आएगा, तो यहाँ के लिए आपके पास पार्ट आएगा Y माइनस एक्स, क्या आएगा, Y माइनस एक्स आएगा। तो कहीं ना कहीं इस सोडियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइजेशन यानी इसका अमाउंट को मैच करने के लिए आपके पास ए वॉल्यूम मिल जाएगा, Y माइनस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आपको कि नहीं आया आप लोग को, जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे, समझ आ गया, Yes, sir. समझ में आएगा सबको। ठीक है, तो इतना क्लियर आप लोग को, तो ध्यान देना। अब यही की पॉइंट, इसी में लोग फंसते हैं, अगर इतना क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा आप लोग से। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके सामने, जैसे क्वेश्चन बोला गया, देखो क्वेश्चन क्या बोला गया ना कि 0.1 ग्राम, क्वेश्चन क्या आपके पास है, 0.1 ग्राम एक सैंपल है, सैंपल कितने का है, 0.1 ग्राम का है, और इस 1 ग्राम में क्या है, सोडियम कार्बोनेट भी है और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों है, इन दोनों का वेट मिला के 0.1 ग्राम है। बोला है कि फिनोल्फिन इंडिकेटर यूज करके हम 10 ml ऐड किए हैं 0.01 नॉर्मल HCl का। ठीक है, तो फिनोल्फिन जब कलर चेंज किया तो 10 ml हम HCl का ऐड किए थे 0.01 नॉर्मल का, तो हमसे पूछा गया कि सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज वेट क्या होगा, परसेंटेज वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान ना कि अब सिंपल सा चीज है कि अब जिस पॉइंट पर आपका सिस्टम था, तो इस सिस्टम हुआ क्या होगा, इस सिस्टम में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट होगा आपके पास, चूंकि इंडिकेटर फिनोल्फिन है तो फिनोल्फिन किस में रिएक्शन कौन करेगा, तो बस ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ जो HCl का जो भी अमाउंट हम लेंगे वो डायरेक्टली इसको यहाँ से यहाँ भेजेगा। तो कहीं नहीं हम बोल सकते हैं क्या, यानी इसमें जो ऊपर का जो सोडियम बाइकार्बोनेट और डिस्टर्ब तो हो नहीं रहा है, ये डिस्टर्ब हो नहीं रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस बस इरेशन बस इससे हो रहा है, तो हम बस बोल सकते हैं क्या, इस सिस्टम का जो इसका जो इक्विवेलेंट होगा, यानी इसका जो मिली इक्विवेलेंट होगा HCl का, वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ
मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या, सोडियम कार्बोनेट से। तो यहाँ एक कंडीशन लिख सकते हैं क्या कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो मिली इक्विवेलेंट कितना होगा HCl का जी, तो 10 × 0.01 यानी 0.1 मिली इक्विवेलेंट होगा। एक क्लियर है बच्चे लोग, ये कंडीशन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये कंडीशन क्लियर है। Yes, sir. इसके रिकॉर्डिंग बोल सकते हैं क्या कि मिली इक्विवेलेंट HCl इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसका मतलब इसका मिली इक्विवेलेंट कितना है, 1 आया है, ये हो गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ N2CO3। अब ध्यान देना, जब आप एक चीज और ध्यान देना कि जब भी हम सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करते हैं तो दो स्टेप न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करोगे इस फॉर्म में, यानी ये खुद को पहले अगर यहाँ से यहाँ भेजेगा, इस स्टेप का इसका एन फैक्टर कितना होगा जी, क्योंकि इसमें एक ही एच पर साइड हुआ है ना, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1 होता है। अगर ये यहाँ से यहाँ भेज दोगे तो इसमें कितना एच प्लस यूज कर ले, 2 एच प्लस यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर जाता है NaCl में, यानी न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे कितना एच प्लस यूज किया हो, वहाँ पे एच प्लस यूज किया हो, इसका इन्फिटर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दोगे, हर केस का इन्फिटर आपको पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड का इन्फिटर इस केस में 1 होगा, इस केस में 2 होगा, और इसका जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस केस में इन्फिटर क्या होगा, 1 होगा। आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, जो सोडियम कार्बोनेट है वहाँ पे अगर जा रहा है बाइकार्बोनेट में, तो उसमें कितना एसिड आप यूज किए हो, तो 1 एसिड यूज किया हो, तो इन्फिटर क्या 1 हो जाएगा, यानी 1 H+ का यूज किया है। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट अगर जाएगा NaCl में, तो वहाँ भी H+ कितना 1 यूज हुआ, तो इसका इन्फिटर क्या होगा, 1 होगा। और सोडियम कार्बोनेट को अगर आप भेज रहे हो डायरेक्टली NaCl में, तो यहाँ पे एसिड H+ कितना यूज हुआ, 2 यूज हुआ है, तो यहाँ पे एनफिटर क्या होगा, 2 होगा। तो ये आपको एनफिटर समझ में आना चाहिए यहाँ पे हर स्टेप का, ठीक है। तो एनफिटर क्लियर है आप लोग को, एनफिटर क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान देना, अगर एनफिटर क्लियर तो यहाँ पे देखोगे इस क्वेश्चन में आना वापस, तो देखोगे तो हम जो फिनोप्थिलीन वाला केस लेंगे, तो उस फिनोप्थिलीन केस में आपका जो सोडियम कार्बोनेट है कहाँ से कहाँ जाता है, तो आपको पता है कि कार्बोनेट जाता है बाइकार्बोनेट में। तो सोडियम कार्बोनेट जो है अगर बाइकार्बोनेट मूव करेगा, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा जी, इसका एन फैक्टर होगा 1। तो हम एन फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए मिली मोल। तो अगर मिली इक्विवेलेंट मिला हो आपको, मिली इक्विवेलेंट कितना है, 0.1 है, तो सोडियम कार्बोनेट का मिली इक्विवेलेंट आपका 0.1 है, तो इसको मिलीमोल चेंज करना है। तो मिलीमोल के लिए एन फैक्टर से क्या करना पड़ता है हमको, डिवाइड या मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा जी, मिली इक्विवेलेंट को हमको चेंज करना है मिलीमोल में, तो डिवाइड करना पड़ता है एन फैक्टर से। तो 0.1 है, तो 0.1 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो सेम ही रहेगा। तो मिलीमोल में क्या होगा, 0.1 आ गया। मिलीमोल को मोल में चेंज करना हमको, तो मोल में कैसे चेंज करते, तो बाई डिवाइड बाई 1000 हो गया मोल। और वेट में कैसे चेंज करते, तो सोडियम कार्बोनेट का वेट निकालना, तो कैसे निकलेगा, तो इसका मोल मास होता है 106, तो 106 को मल्टीप्लाई कर दो मोल में, तो यह का वेट आ गया, यह क्या वेट आ गया, ठीक है। तो वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकल गया। तो टोटल सैंपल का वेट कितना था, 0.1 ग्राम था, तो टोटल सैंपल 0.1 ग्राम का था। तो ये पार्ट हो गया वेट ऑफ सोडियम, ये हो गया वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये वाला ये टाइप हो गया। और ये वेट हो सैंपल हो गया, वेट ऑफ सैंपल हो गया इनटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज वेट कंपोजिशन, ठीक है। बात समझ में आया कैसे अप्रोच करना क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कि नहीं, इतना क्लियर हो तो आगे Yes. चलो ठीक है, आगे मूव करता हूँ लोग। तो अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक सेकंड। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन समझो आप ध्यान से। आपके पास 25 सेंटीमीटर क्यूब लिया सॉल्यूशन लिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का प्लस NaOH का, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि फिनोल्फथालीन अगर यूज करेंगे तो बताओ कि फिनोल्फथालीन किस, अगर फिनोल्फथालीन यूज करके बोल रहे हैं कि आपका 10 सेंटीमीटर की वॉल्यूम यूज करें 1 मोल H2SO4 का, और अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हम लेंगे तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ले रहे हैं केस में हमको 15 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोल H2SO4 यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है, ध्यान देना, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है जी, 2 होता है, ठीक है। तो मोलिटी को, तो यहाँ पे H2SO4 का इक्विवेलेंट कितना यूज किए आप, तो 15, इसको 15 ml बोल सकते हैं, इसको हम 15 ml बोल सकते हैं। तो 15 ml इंटू 1 इंटू 2, तो यहाँ पे टोटल मिली इक्विवेलेंट कितना यूज होगा H2SO4 का, तो हो जाएगा 30। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिली होगा 20। अब ध्यान देना, अगर इंडिकेटर फिनोल्फथालीन होगा तो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर करता क्या है, तो आपका NOH, इस NOH को न्यूट्रलाइजेशन में, ध्यान देना, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो 20 मिली इक्विवेलेंट आप यूज कर रहे हो किसको, तो यहाँ पे ध्यान देना कि अब इसको स्टेप बाय स्टेप तुम सोचो, तो ये बताया हुआ ध्यान देना, इसको स्टेप बाय स्टेप सोचते हो तो ध्यान दोगे कि अगर आप फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लेते हो तो उसमें 20 मिली इक्विवेलेंट आप यूज करो एसिड का, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका जाएगा, ये आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा पूरा, और जो सोडियम कार्बोनेट का पार्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट में, ठीक है। तो ये सोच सकते हो आप कि 20 मिली इक्विवेलेंट में आपका NOH होगा फुली न्यूट्रलाइज, ये स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है फिनोल्फथालीन में। इन केस ऑफ फिनोल्फथालीन आप उसको पूरा न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हो, आपको बता चुके हैं। इन 20 मिली इक्विवेलेंट का यूज करके हम NOH को पूरी न्यूट्रलाइज कर लिया, और जो सोडियम कार्बोनेट था वो जाएगा कहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट में। अगर मिथाइल ऑरेंज का आप केस ले रहे हो, मिथाइल ऑरेंज का केस ले रहे हो, ध्यान देना, तो मिथाइल ऑरेंज वाले केस में आपको 30 मिली इक्विवेलेंट यूज हो रहा है। 30 मिली इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, ये फुली न्यूट्रलाइज होगा और ये भी फुली न्यूट्रलाइज होगा, तो ध्यान देना। तो कहीं ना कहीं अगर ये समझ में आता है आपको, देखना कि यहाँ से अगर यहाँ पहुँचते हो, अगर यहाँ से यहाँ पहुँचते हो, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना करना पड़ेगा, ध्यान देना। आप मिथाइल ऑरेंज वाले केस में कितना एक्स्ट्रा दिए होते, एक्स्ट्रा आप 10 दिए हो, 20 तो पहले से दे चुके थे, तो यहाँ से हम 10 एक्स्ट्रा दिए हो, किसके लिए दिए हो, तो चूंकि NOH तो पूरे न्यूट्रलाइज शुरू में ही हो गया था ना, तो अल्टीमेटली आप 10 एक्स्ट्रा यहाँ पुट करो, 30 जो पुट करो उसमें 10 एक्स्ट्रा पुट करो, वो किसी न्यूट्रलाइजेशन की पुट करो, वो इसके न्यूट्रलाइजेशन की पुट करो, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के न्यूट्रलाइजेशन की पुट किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे 10 ये होगा तो इसका मतलब यहाँ से आने में 10 यूज होगा, ठीक है। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या कि इस NOH 10 मिली इक्विवेलेंट होगा, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है भी क्या होगा, 10 मिली इक्विवेलेंट होगा, यस और नो। अगर एसिड का 20 इक्विवेलेंट ले रहा है तो 20 एसिड का इक्विवेलेंट होगा इक्वल टू बेस का इक्विवेलेंट होगा, तो बेस का इक्विवेलेंट को हम दोनों इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, आपको समझा दिए, क्योंकि 20 मिली इक्विवेलेंट में ये दोनों है, लेकिन अगला जो 30 वाले केस में 30 में तो दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा, बट अल्टीमेटली 10 एक्स्ट्रा जो डाल रहे हैं वो अल्टीमेटली यूज कहाँ हो रहा है, यूज हो रहा है इसको न्यूट्रलाइज करने में। तो जितना मिली इक्विवेलेंट यहाँ यूज होगा उतना मिली यहाँ से यहाँ यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे 10 यहाँ यूज हुआ होगा और 10 यहाँ यूज होगा। ये बात समझ में आप लोग को कि नहीं, समझ में आ गया श्रीमय प्रांत? यस सर। समझ आ गया। तो लास्ट एक जेएमएन का क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके पास, अगर से जेएमएन का क्वेश्चन होगा आप लोगों से, ठीक है, व्हाट्सएप में चेक करना, कल एक जेएमएन से क्वेश्चन दिया होगा, चेक करना एक बार, सबको मिल गया क्वेश्चन, कल मैंने व्हाट्सएप में सेंड किया था सबके पास। दिखा सबको क्वेश्चन, 2021 में पेपर में क्वेश्चन है, जेएमएन में क्वेश्चन आया हुआ, दिख रहा है सबको? कंफर्म करोगे क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे को, क्योंकि ठीक है। बच्चों लोग आपके जेएमएन में पेपर, आपके जेएमएन 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ आपके पास। क्वेश्चन क्या हुआ था, क्वेश्चन ये है कि आपका सैंपल है,
सैंपल में दिया हुआ था कि आपके पास NaOH है प्लस सोडियम कार्बोनेट है और साथ में इम्प्यूरिटी भी है, कुछ इम्प्यूरिटी भी है आपके पास। आई मतलब इम्प्यूरिटी है, ठीक है। और इम्प्यूरिटी को बोला ये नेचर इनर्ट है, मतलब रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आपका जो इम्प्यूरिटी हो क्या, इनर्ट दिया हुआ है, इनर्ट इम्प्यूरिटी है आपके पास इनर्ट इम्प्यूरिटी है। ठीक है, बोला गया है इसको इसको पहले टाइट्रेशन में 1/10 नॉर्मल एसिड यूज किया गया है। उसको वॉल्यूम लिया गया है 17.5 ml लिया गया है, ठीक है। और इंडिकेटर लिया गया फिनोप्थलीन, इंडिकेटर लिया गया है। तो आपको पता है कि इस रिएक्शन में क्या होगा, तो आपका NaOH कन्वर्ट हो जाएगा NaCl में। आपका जो सोडियम जो कार्बोनेट है वो कहाँ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में जाएगा। और आपका जो आई है, आई का रहेगा सिस्टम में। अगले बार बोला गया है कि अगले बार हम फिर से एसिड लिए हैं 1/10 नॉर्मल, और इसके समय वॉल्यूम यूज करें कि कितना किया गया, 1.5 ml लिया गया है। इसका 1.5 ml लिया गया है, किसका, HCl का। तो अब बताओ इस बार जो इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज है, क्या है, मिथाइल ऑरेंज लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज में अल्टीमेटली क्या होगा, तो अल्टीमेटली ए पार्टिसिपेट करेगा। तो अल्टीमेटली अब सिस्टम में क्या होगा, ऊपर वाला NaCl तो रहेगा, और यहाँ से जो कन्वर्ट हुआ वो भी क्या होगा, वो भी जाएगा NaCl में, और इम्प्यूरिटी आई बचा रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। और जब आपसे पूछा गया है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मिश्रण में इसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, ये आपको निकालना था। तो बहुत सिंपल जानना, आप देखो यहाँ पे जितना मिलीग्राम यहाँ पे होगा, ये कितना मिलीग्राम है, तो 0.15 मिलीग्राम है। अल्टीमेटली इसी का मिलीग्राम यहाँ पे क्या है, 0.15 है। मिलीग्राम यहाँ पे ये 0.15 होगा, ठीक है। तो मिलीग्राम जितना ये होगा उतना मिलीग्राम क्या होगा, ये होगा। इसका मिलीग्राम क्या होगा, 0.15 होगा। तो इसका मिलीग्राम क्या होगा, ये 0.15 होगा। क्या होगा, इसका मिलीग्राम क्या 0.15 होगा। तो ये मिल गया मेरे को। और जब यहाँ से भी यहाँ जब देखेंगे, जब यहाँ से यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ से भी यहाँ चेक करेंगे, तो इसमें इन्वर्टर कितना होगा सिस्टम का, तो इसका इन्वर्टर क्या होगा, इसका इन्वर्टर 1 होगा, 1 होगा। इसका मतलब जो मिलीग्राम है वही क्या हो जाएगा, मिलीमोल हो जाएगा। तो जो मिलीग्राम है ये क्या हो जाएगा, मिलीमोल हो जाएगा। यानी सोडियम कार्बोनेट का मिलीमोल कितना होगा, 0.15 हो गया। तो मोल कितना हो जाएगा जी, तो इसका मोल निकालना है, तो ध्यान देना। तो मोल कैसे निकला, तो मोल होगा 0.15/1000, ये हो जाएगा मोल। मोल को वेट में चेंज करना, तो वेट कितना हो जाता है, वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना होगा, तो 0.15/1000 इंटू क्या होगा, 106, क्या होगा 106, ये हो जाएगा इसका वेट इन ग्राम। क्या होगा, वेट इन ग्राम। तो वेट इन ग्राम करने, अब है ना, सैंपल का वेट ग्राम में कितना है, तो वो परसेंटेज निकालना है। एक काम करते हैं ना, जो ग्राम में निकालने उससे बेटर मिलीग्राम में कर लेते हैं, बेटर रहेगा। मिलीग्राम में आंसर में कोई चेंज तो होने वाला से रहा, आंसर क्या सेम ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान देना, तो मिली हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, तो सैंपल का वेट 4 ग्राम था, तो ऊपर में क्या हो, 0.15/1000 इंटू 106, ये हो गया आपका सैंपल का वेट इन ग्राम निकल गया था, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। प्लस आपका टोटल वेट कितना था, 4 ग्राम था, इंटू 100। एक कैलकुलेशन करके बताओ कितना आंसर, बताओ फटाफट। आपको क्या करना है, आपको 15 करना है, 15 इंटू 106 करना है, और डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 4 करना है, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे फास्ट, कितना आ रहा परसेंटेज। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे जो वेट था सैंपल का, ये सैंपल का वेट 0.4 ग्राम था। इसमें ध्यान है, इसमें एक और चीज मिस्टेक होगा, मिलीग्राम कितना, मिलीग्राम 0.15 था, ये सही है।
1/10 इंटू 1.5, ठीक है, मिलीमोल टू 115, और इनफैक्टर ठीक है, मिलीमोल होगा 0.15/1000, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, तो सॉरी यहाँ सैंपल का वेट कितना 0.4 था, ठीक है, 0.4 ले लेना है सैंपल का वेट। अब आंसर कितना होगा बताओ, तो नीचे 0.4 है, तो परसेंट कितना रहा जी, तो 15 इंटू 106, नीचे 0.4 को का 0 ऊपर ले ले, तो नीचे हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा। परसेंट बताओ कितना रहा है, तो आपका परसेंट 3.9 के आसपास समथिंग आएगा, देखना परसेंटेज 9.975। इसको हम ऑलमोस्ट कितना बोल सकते हैं, 4% बोल सकते हैं क्या नियरेस्ट इंटीजर में। ये सुनो, ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा फिर से फटाफट बनाते हैं। तो दोबारा क्वेश्चन को रिकैप कर रहे हैं। आपके पास एक सैंपल है, सैंपल में 0.4 ग्राम का सैंपल था, इसमें सोडियम कार्बोनेट था आपके पास, प्लस NaOH था, प्लस एक इनर्ट इम्प्यूरिटी था आई था। इसमें बोला गया 17.5 ml हम एसिड यूज कर रहे हैं, 1.10 नॉर्मल इन इंडिकेटर फिनोप्थिलीन। उसके बाद बोला गया कि अगला हम यूज कर रहे हैं 1.10 नॉर्मल HCl, 1.5 ml इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। तो हमको पता है कि यहाँ पे अल्टीमेटली तो बोला गया कि परसेंटेज सोडियम कार्बोनेट का निकालना है, अब वही फाइंड करना था ना। हम क्या बोले कि सोडियम कार्बोनेट यहाँ से यहाँ गया होगा, और NOH गया होगा यहाँ से यहाँ NaCl में, तो यहाँ पे जो एसिड यूज हुआ दोनों को चेंज करने जाएगा। बट यहाँ इसके बाद जो आप एसिड यूज किए हो उसमें बस जो ए पार्ट है, बस ए पार्ट जाएगा यहाँ पे NaCl में, यानी अगले पार्ट का जो एसिड है वो बस वो मैप कर देगा आपको सोडियम का बाइकार्बोनेट को मैप कर देगा। यहाँ पे इसका मिलीग्राम कितना एसिड का है, तो मिलीग्राम ऑफ एसिड कितना यहाँ पे है, यहाँ पे 0.15 ml 0.15 था, तो उतना ही मिलीग्राम किसका होगा, इसका होगा, और उतना ही मिलीग्राम क्या होगा, ये होगा। तो अल्टीमेटली सोडियम बाइकार्बोनेट का मिलीग्राम निकल के आ गया था आपके पास कितना 0.15 आ गया था, ठीक है। तो 0.1 मिलीग्राम आया, तो ध्यान ना इसका चूंकि एन फैक्टर क्या है, यहाँ पे एन फैक्टर इसलिए क्या था 1 था, तो 1 था, तो इसका मिलीमोल क्या होगा, इसका मिलीमोल हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक, 0.1 हो जाएगा। तो इसका वेट इन ग्राम निकाल लेना आप, सोडियम कार्बोनेट का वेट ग्राम में, मिलीग्राम निकाले, मिलीग्राम में इन मिलीग्राम, तो क्या होगा 0.1 इंटू 106, यानी मिलीमोल इंटू मोलर मास, तो ये हो जाएगा 10.6 मिलीग्राम हो जाएगा। और यहाँ सैंपल का वेट जो 0.4 ग्राम दिया हुआ ना उसको मिलीग्राम में चेंज करते हैं, तो मिलीग्राम में कितना हो जाएगा चीज, ये 400 मिलीग्राम हो जाएगा। तो मिलीग्राम में जो परसेंट निकलेगा वही क्या होगा, ग्राम में होगा, तो इसका मतलब परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो 10.6/400 इंटू 100, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये कट जाएगा कितने में, 4 में, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा ऊपर 1006 रहेगा ना, 1006 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 0.15 था, यहाँ पे 0.15 था, 0.15 है यहाँ पे, तो ये चेंज हुआ करना आप, ठीक है। 0.15 इंटू 106 रहेगा, यानी इस 0.15 को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप इसको कर सकते हो, इसको 0.15/100 कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे इसको इतना आप ऐसे लिख दें, इसको आप लिख देना 0.15 इंटू 106, इसे छोड़ दे अभी, इतना मिलीग्राम है। तो परसेंटेज कैसे निकालेगा जी, तो ध्यान परसेंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 0.15 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 400, ठीक है, इंटू 100। अब ध्यान देना ये जो इसको आप ऑलमोस्ट 100 मान ले, इसको आप ऑलमोस्ट 100 मान ले, इसको ऑलमोस्ट 100 मान, तो ये 100 इसको यहाँ काट लेगा, ठीक है। और ये 4 जो है 4 काटेगा, इसको 25 में काटेगा, तो 25 इंटू 0.15, तो 0.15 जो होगा तो इसको आप बोल सकते हो, तो ऑलमोस्ट हो जाएगा 375 के आसपास, तो 3.75 के आसपास होगा, यानी इसको ऑलमोस्ट आप 4 बोल सकते हो।
तो अगर अप्रोक्सीमेशन ले तो ऐसा सोच सकते हो आप, ठीक है। या विदाउट अप्रोक्सीमेशन ले तो भी क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मिली, इसको वेट परसेंट को मिलीग्राम में निकाल दिए तो परसेंट सेम रहेगा ना, ग्राम में जो परसेंट निकालोगे क्या होगा, मिलीग्राम निकलेगा। तो ये थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, ये थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बच्चे लोग? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बच्चे लोग? नो सर। नहीं।